बच्चों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ फिजिक्स का टॉप 10 इम्पोर्टेंट PYQs या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन जो है इस चैनल पर अवेलेबल हो गया है, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। आगे भी बहुत सारा मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों का। तो जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन कराया जाए उसको आप अच्छे से समझिए, उसके पीछे के कंसेप्ट को समझिए, और फिर आप एग्ज़ाम में जाइएगा तो ज़रूर आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ मर्करी थर्मोमीटर द आइस पॉइंट मतलब लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज मार्क्ड एज 10 डिग्री और स्टीम पॉइंट अपर फिक्स्ड पॉइंट जो होता है ये 130 डिग्री। तो एट 40 डिग्री टेम्परेचर व्हाट विल द टेम्परेचर रीड। देखिए यहाँ पर जो है कोई भी, चाहे कोई भी स्केल हो, एक स्केल से अगर आप दूसरे स्केल में जो होता है कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए फार्मूला आपको ध्यान रखना है आर माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट बाई अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ये किसी भी स्केल के लिए कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। तो एक है सेल्सियस और दूसरा है मरकरी थर्मोमीटर। तो मरकरी थर्मोमीटर के लिए हमें लोअर फिक्स्ड पॉइंट दिया हुआ है 10 और अपर फिक्स्ड पॉइंट भी दिया हुआ है, और दूसरा है एक सेल्सियस। तो सेल्सियस के लिए लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट आपको पता होगा। लोअर फिक्स्ड पॉइंट वो होता है जहाँ पर जम जाता है, जमना शुरू कर देता है, तो 0 डिग्री होता है पानी के लिए, है ना। और अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या हो जाएगा 100 डिग्री, यहाँ पर जो होता है पानी उबलना शुरू कर देता है। तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट आप बोल सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट, और अपर फिक्स्ड पॉइंट को बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, सिंपल। तो ये है किसके लिए, सेल्सियस के लिए। तो चलिए सबके लिए लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे मरकरी थर्मोमीटर के लिए। मरकरी थर्मोमीटर के लिए ये आर निकालना है, रीडिंग निकालना है, तो आर को ऐसे ही रहने दो। लोअर फिक्स्ड पॉइंट मरकरी के लिए देखिए 10 दिया हुआ है, लिख देंगे। अपर फिक्स्ड पॉइंट 130 माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट 10 दिया हुआ है, बराबर। ये मरकरी का काम खत्म हो गया। अब इस साइड जो है बराबर के इस साइड हम लोग सेल्सियस के लिए लिखेंगे। तो देखिए सेल्सियस के लिए रीडिंग दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस पे आपको इस थर्मोमीटर का रीडिंग बताना है। तो रीडिंग जो है सेल्सियस का दिया हुआ है 40 माइनस सेल्सियस के लिए लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0, अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 माइनस 0 कर दीजिए लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा R माइनस 10 और इधर आएगा आपको 120 और ये हो जाएगा आपका 40/100। सोल्व कीजिए, 1 0 से 1 0, यहाँ से ये कट जाएगा तो हो जाएगा R बराबर बच्चों 48 और इस -10 को बराबर के इस साइड ले जाएगा तो हो जाएगा +10 और ये बन जाएगा 58 डिग्री। 58 डिग्री आएगा ना, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस पे जो मरकरी थर्मोमीटर में जो रीडिंग आ रहा है वो कितना आ रहा है, 58 डिग्री का आ रहा है। करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रिपल पॉइंट जो है पानी का क्या होगा, जल का त्रिक बिंदु। ट्रिपल पॉइंट देखिए वह पॉइंट होता है जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों जो है इक्विलिब्रियम में हो। सिंपल आप समझ सकते हैं कि वैसा टेम्परेचर या वैसा प्रेशर जिस पर पानी जो है तीनों अवस्था में मिले, सॉलिड स्टेट में भी मिले मतलब आइस के फॉर्म में मिले, लिक्विड के फॉर्म में भी मिले और भाप के फॉर्म में भी मिले, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो ये जो ट्रिपल पॉइंट होता है इसके लिए टेम्परेचर जो होता है ये 273.16 केल्विन, और अगर आपसे प्रेशर पूछ ले तो प्रेशर होता है 4.58 mmHg। तो हमसे टेम्परेचर पूछ रहा है तो ध्यान रखना है 273.16 और ये केल्विन में ध्यान रखना है ना, केल्विन में होता है, यानी कि डिग्री फ़ारेनहाइट में मार के आगे केल्विन में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ऐसा यूनिट जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो बहुत आसान है जी। पीवी इज इक्वल टू क्या होता है एनआरटी। यहाँ पर जो एनआर, इसी में जो आप आर देख रहे हैं इसी आर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसको बोला जाता है। अब इस आर का 3 वैल्यू होता है, मैं तीनों वैल्यू को आपको बता रहा हूँ। आर का वैल्यू जो है लीटर एटीएम में पहले देखिए 0.0821, या फिर अब इसको आसान करने के लिए 1/2L लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। दूसरा आर का वैल्यू जूल में 25/3 या फिर 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। तीसरा एक आर का वैल्यू आपको याद रखना है कैलोरी में, जो कि होता है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ पर तो वैल्यू नहीं पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट पूछ रहा है। तो जूल में क्या होता है, जूल पर मोल पर केल्विन। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये तो और आसान हो जाएगा ना, वैल्यू पूछे तो ये आपको ध्यान रखना है, 3 वैल्यू होता है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है द टेम्परेचर ऑफ सिंक ऑफ कैरनॉट इंजन। ये देखो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। कैरनॉट इंजन के लिए जो है सिंक का टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। इफिशियंसी जो है इंजन का दिया हुआ है 25%। सोर्स का टेम्परेचर निकालना है। तो देखो
कैरनोट इंजन कैसे काम करता है। ये इंजन है, कैरनोट इंजन जो होता है ये हाई टेम्परेचर जिसको हम लोग सोर्स बोलते हैं, वहाँ से ये टेम्परेचर लेता है। वहाँ से क्या करेगा, ये टेम्परेचर गेन करेगा, और जो लो टेम्परेचर होता है जिसको हम लोग सिंक बोलते हैं, उसको ये वहाँ से जो होता है ये हीट लेगा सोर्स से, और लो टेम्परेचर को जो होता है ये हीट ट्रांसफ़र कर देगा। इस दरमियान जो है ये कुछ वर्क भी करता है ना। और ये जो आप देख रहे हैं नीचे टेम्परेचर ऑफ सोर्स, इसको हम बोल रहे हैं, मतलब यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू एब्जॉर्ब के प्रोपोर्शनल है। और इधर जो हीट रिजेक्ट करता है उसको सिंक बोलते हैं, तो टेम्परेचर ऑफ सिंक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट रिजेक्टेड के। तो अगर आप देखिएगा कि इंजन जो है कैरनोट इंजन, ये जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है इसको दो फॉर्म में ब्रेक कर रहा है, एक तो हीट रिजेक्टेड और दूसरा वर्क डन कर रहा है। तो यहाँ से आपको वर्क डन का फॉर्मूला मिल जाएगा, क्यू आर को आप बराबर कई साइड ले जाइएगा तो क्यू एब्जॉर्ब माइनस क्यू रिजेक्टेड, ये पहला फार्मूला आपसे डायरेक्ट वर्क डन जो है इसमें पूछा जा सकता है। दूसरा फार्मूला आपको ध्यान रखना है इफिशिएंसी का। इफिशिएंसी का फार्मूला होता है 1 माइनस टी सिंक लोअर टेम्परेचर, है ना, बाई टी सोर्स लोअर टेम्परेचर बाई हायर टेम्परेचर, या फिर 1 माइनस, अब देखिए टी सिंक बाई टी सोर्स को हम लोग लिख सकते हैं, सिंक जो है किसके प्रोपोर्शनल है, क्यू एब्जॉर्ब किया तो क्यू रिजेक्टेड किया, और सोर्स जो है किसके प्रोपोर्शनल है, क्यू एब्जॉर्ब किया, तो इसके जगह पे हम लोग क्यू एब्जॉर्ब लिख सकते हैं। तो आप टी सिंक बाई टी सोर्स के जगह पे क्यू रिजेक्टेड बाई क्यू एब्जॉर्ब भी लिख सकते हैं। तो ये दो फार्मूला आपको इंजन में याद करके जाना। हमसे पूछ रहा है इफिशिएंसी दिया हुआ है, सिंक दिया हुआ है और सोर्स का टेम्परेचर, अब बन जाएगा, है ना, दूसरा फार्मूला यूज करेंगे आपको बन जाएगा। तो इसको मैं बिठाता हूँ और फिर इसको देखो सोल्व करता हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे जो है इंजन काम करता है। देखिए इफिशिएंसी ईंटा जो है ये 25% दिया हुआ है, जब आप इसको ब्रेक कीजिएगा तो हो जाएगा 25/100 मतलब 1/4, इफिशिएंसी आया 1/4, और फार्मूला होता है 1 माइनस टी सिंक। सिंक का टेम्परेचर आप देखिएगा तो 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर टेम्परेचर किस में रखना है, केल्विन में, तो मैं इधर कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 273 आप जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 300, और ये हो गया केल्विन। तो आपको टेम्परेचर यहाँ पर केल्विन में ही रखना है, 300 बटा में यही टी सोर्स आपको निकालना है। अब यहाँ से सोल्व कर लीजिए, तो 300 बाई टी सोर्स को हम इस साइड लेकर जाते हैं और 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3/4। इसको आप कटाइएगा, 3 से कट जाएगा ये 100 मदद में, और यहाँ से आपको जो टी सोर्स मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो हो जाएगा 400, और ये 400 किस में आ रहा है, केल्विन में। चूँकि हम लोग टेम्परेचर यहाँ पर केल्विन में कन्वर्ट कर लिए थे, तो यहाँ पर जो सोर्स का टेम्परेचर आएगा ये भी किस में आएगा, केल्विन में, लेकिन आंसर आपको दे रहा है सेल्सियस में। तो केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 273 आप माइनस कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 127 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट ऑप्शन आपको एक दिख रहा है, सी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है बोल रहा है 50 मिली, क्या है ये, हेनरी है ना, 50 मिली हेनरी कॉइल जो है कैरीज कर रहा है करंट 2 एम्पियर, द एनर्जी स्टोर्ड इन द जूल। देखिए इंडक्टर, ये इंडक्टर का बात कर रहा है ना। इंडक्टर के लिए हम लोग, इंडक्टर का जो यूनिट होता है यही होता है हेनरी, और इंडक्टर के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं वो एल यूज़ करते हैं। तो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है इसका फार्मूला होता है ½ L/I²। बस इसी में आपको पुट कर देना है। तो ½ L देखो दिया हुआ है, 50 मिली हेनरी। आपको पता होना चाहिए कि 1 मिली में जो होता है, 1 मिली में 10⁻³ मीटर होता है, आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 50 × 10⁻³ और करंट देखो दिया हुआ है, आई क्या है यहाँ पर, करंट, और करंट का यूनिट एम्पियर होता है। तो 2 दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर कर दो, 2 × 2। अब यहाँ से सोल्व कर लो, 2 से 2 कट जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा ये, और गुना 10⁻³ तो बचेगा आपको 10⁻⁻1, तो 1/10, इसको आप लिख सकते हैं 0.1। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। तो ये भी बहुत आसान था, फार्मूला बेस्ड था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये जो है एसी का क्वेश्चन है आपका। बोल रहा है कि इफ़ इंस्टेंटेनियस करंट जो होता है इज़ गिवन बाई इतना एम्पियर, देन द आरएमएस वैल्यू। ये भी आसान है जी। आरएमएस वैल्यू, आरएमएस का वैल्यू क्या होता है, आरएमएस का वैल्यू, आरएमएस करंट का वैल्यू I0/√2 होता है ना। एक आरएमएस होता है और एक आपको एवरेज याद रखना है। एवरेज जो होता है ये 2I0/π होता है। तो एवरेज करंट जो होता है ये 2I0/π, और आरएमएस करंट कितना होता है, I0/√2। तो देखिए ये जो इक्वेशन है इसी से हमें I0 मिलता है। I = लिखा हुआ है 4 cos ω t + 5,
तो यहाँ पर जो 4 होता है ऐसे इक्वेशन को चलता है I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस वाई। ये जो आप आई नॉट यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो भी नंबर आता है, जैसे यहाँ पर 4 है तो ये आई नॉट को बताता है। आई नॉट क्या है जी? ये पीक करंट है ना, मैक्सिमम करंट आप इसको बोल सकते हैं। और यहीं आई नॉट हमें इक्वेशन से मिल रहा है कितना है जी? 4। तो इसमें पुट कर दो तो आई RMS हो जाएगा, आई नॉट मिल गया 4/√2। लेकिन ऐसा ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, तो आप 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2/√2 है ना। अब √2 से 2 को घटाओगे तो √2 हो जाएगा, तो 2√2 क्या हो जाएगा? एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन एक दिख रहा है, बी वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटोन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। देखो अल्फा पार्टिकल बोलते हैं हम लोग He+2 को, है ना, और प्रोटोन तो आपको पता है H+ को बोलते हैं प्रोटोन, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अल्फा पार्टिकल को जो मास होता है, ये भी आपको याद रखना है कि मास जो अल्फा पार्टिकल का है ये 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटोन के, और चार्ज जो है अल्फा पार्टिकल का है ये 2 टाइम्स होता है चार्ज ऑफ प्रोटोन के। आप निकाल भी सकते हैं ना। हीलियम है तो हीलियम का मास कितना होता है? 4, और +2 है तो 4 में से 2 निकल गया तो चार्ज कितना आएगा? 2 आएगा। हाइड्रोजन भी आप देख सकते हैं। तो यही वाला आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब देखिए यहाँ से पूछ रहा है स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो, तो Q/m को, चार्ज बाई मास को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। इसी का रेशियो निकालना है। पहले आपको किसका रखना है ऊपर में? अल्फा पार्टिकल को और देन प्रोटोन को। तो अल्फा पार्टिकल के लिए हम लोग मान लेते हैं कि Q∝/Qm बाई Q प्रोटोन बाई मास ऑफ प्रोटोन, है ना, Q प्रोटोन बाई मास ऑफ प्रोटोन। यहाँ पर देखो सबसे पहले अल्फा के लिए लिखेंगे तो Q∝/ मास ऑफ अल्फा बाई बट्टा में फिर चार्ज ऑफ प्रोटोन बाई मास ऑफ प्रोटोन। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो जब भी ऐसा 4 को रहता है तो ऐसे लिख लीजिए आप Q∝/ मास अल्फा × ये जो नीचे वाला रहता है ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, मास ऑफ प्रोटोन बाई चार्ज ऑफ प्रोटोन। अब आप पुट कर दीजिए। देखिए हमें पता है कि जो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये जो अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है ये 2 टाइम्स होता है चार्ज ऑफ प्रोटोन के। तो Q अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2Qp, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की जगह पे लिख सकते हैं 4mp, है ना, यहाँ से इन दोनों जगह से। और इसको ऐसे ही रहने दो, मास ऑफ प्रोटोन बाई चार्ज ऑफ प्रोटोन। तो देखो mp से mp कट गया, Qp से Qp कट गया, 2 से 4 कटाओगे तो 2 मरत में कट जाएगा, और ये आ जाएगा 1/2, मतलब 1:2 रेशियो आपको मिलेगा। एक ऑप्शन दिख रहा है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि इन AC सर्किट द रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस आर 3, 10 और 14 रिस्पेक्टिवली इम्पिडेंस। देखिए रेसिस्टेंस को R से लिखते हैं, ये दिया हुआ है तीनों। जो कैपेसिटिव पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस है इसको XL से लिखते हैं, और ये दिया हुआ है 10 ओम। और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है इसको XC से लिखते हैं, ये दिया हुआ है 14 ओम। और जो इम्पिडेंस है इसी Z को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पिडेंस के नाम से जानते हैं। तो AC का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, आपको फेजर डायग्राम बनाना है। इस टाइप से फेजर डायग्राम होता है। इधर आपका होता है R, ऊपर में होता है XL और नीचे में होता है XC। अब किस साइड जो होता है ये हम लोग इस टाइप से या इस टाइप से जो टाइप डायग्राम बनाएंगे, फेज एंगल बनाएंगे, ये डिपेंड करता है कि XL बड़ा है कि XC बड़ा है। तो आप इन दोनों में कंपैरिजन कीजिए। XL जो है 10 है और XC जो है 14 है, तो इसका मतलब जो डायग्राम बनेगा वो नीचे की तरफ इस टाइप से फेजर डायग्राम जो होता है वो बनेगा। ये वाला R बताता है तो ऐसे लिख देते हैं। तो इस टाइप से आपका फेजर डायग्राम बनेगा। और ये जो आप देख रहे हैं, आप ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पर गिर रहा है ये वाला, ये क्या हो जाएगा? आप XC माइनस XL के बराबर हो जाएगा। और ये जो आप हाइपोटेनस आप देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं Z। और यही Z आपको निकालना है। R आपको पता है क्वेश्चन में कितना है? 3 है। XC माइनस XL करोगे तो XC कितना है? 14, XL कितना है? 10, तो ये हो जाएगा 4। तो R हो गया 3, ये हो गया 4। हाइपोटेनस थ्योरम यूज कर दो तो Z बराबर हो जाएगा √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो R है 3 का स्क्वायर 9, और XC माइनस XL आया 4 का स्क्वायर 16, तो हो जाएगा √25, और 25 को बाहर निकालोगे तो हो जाएगा 5। तो Z का वैल्यू कितना आया? इम्पिडेंस 5 ओम। तो इस टाइप से आपको बनाना रहता है। फेजर डायग्राम AC में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार सीख गए AC का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज 2000 एंगस्ट्रॉम।
and 1 electron volt respectively. If kinetic energy becomes 1 mega electron volt, its de Broglie wavelength. अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए। एक होता है H/mv, mv को आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म में √2m/ke। एक और आप फार्मूला आप याद रख सकते हैं √2m। काइनेटिक एनर्जी को आप ई भी लिख सकते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, वोल्टेज के टर्म में, पोटेंशियल के टर्म में EV नॉट होता है। तो काइनेटिक एनर्जी के आप बदले EV नॉट भी लिख सकते हैं। तो ये आपको इतना फार्मूला याद रखना है, किसी भी फॉर्म में जो है आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो हमें जो है यहाँ पर बोल रहा है शुरू में क्वेश्चन में कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिया हुआ है और काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है उस वेवलेंथ पर। तो बताना है कि अगर काइनेटिक एनर्जी इतना हो जाए तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा। तो अब देखिए, अब हम इसको, अब किसको हम लोग यूज कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला को देखिए अच्छे से। काइनेटिक जो लैम्डा है ये काइनेटिक एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लैम्डा जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है √, काइनेटिक एनर्जी को। इसी कंसेप्ट का, इसी फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे अब यहाँ पर, है ना। तो आप इक्वेशन बना सकते हैं कि λ1/λ2 बराबर, चूँकि λ1 जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो नीचे में √ काइनेटिक एनर्जी 1 आ जाएगा और ऊपर में आपका चला जाएगा काइनेटिक एनर्जी 2। आप पुट कर लो इसमें, आंसर को मिल जाएगा। तो देखिए λ1 जब वेवलेंथ जो होता है 2000 एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम को ऐसे ही रहने दो, है ना, तब जो है आपका काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको पुट कर दो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बोल रहा है कि जब काइनेटिक एनर्जी K2 जो है वो हो जाए वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 गुना मेगा का मतलब क्या होता है जी, 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब जो है ये वेवलेंथ जो आपका आएगा λ2, ये कितना होगा। तो यहाँ से सोल्व कर लो λ2। तो यहाँ से देखो मैं इन दोनों को जो है होल में लिख सकता हूँ, है ना, होल आप इसको √ कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कटा दो, इससे इसे को कटा दो। तो यहाँ से देखो 10⁶ है, √ से बाहर निकालोगे तो हो जाएगा 10⁻3। तो λ2 आपको मिल जाएगा 2000 और यहाँ से आया 10⁻3,000। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो λ2 कितना आया 2। और चूँकि ये एंगस्ट्रॉम में था तो ये भी किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में। तो ऐसा ऑप्शन एक में दिख रहा है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा B इज़ द करेक्ट ऑप्शन, है ना। इस टाइप से बनाना है, किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, वोल्टेज देकर, ये देकर। तो यही आपको 3 फॉर्म जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का आपको याद करना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, है ना, ऑप्टिक्स का। बोल रहा है कि एक रे डायग्राम जो है इस टाइप से दिया हुआ है और इसमें क्या करेक्ट है। तो सबसे पहले अगर आप इस लेंस को देखिएगा, ये क्या है, लेंस है। तो ये लेंस जो होता है इसको क्या बोलते हैं जी, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है कि जब भी आप इससे कोई रे पास कराइएगा, यहाँ से कोई रे पास करेगा, तो इसका काम होता है कि ये कन्वर्ज करता है ना, इसको ले जाके प्रिंसिपल एक्सिस पर गिरा देगा, कन्वर्ज करने का काम करता है। जबकि ये जो आप लेंस देख रहे हैं, ये जो आप लेंस देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग कनकेव लेंस। कनकेव लेंस इसको बोला जाता है, कनकेव लेंस। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जब भी आप इस पर रे लेकर आइएगा तो ये डाइवर्ज करता है इस टाइप से, है ना। ये क्या करता है, डाइवर्ज करने का जो है ये काम करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या है, कन्वेक्स लेंस है, लेकिन जब इससे यहाँ पर रे जा रहा है तो इसको करना चाहिए था कन्वर्ज, इस टाइप से आना चाहिए था। यहाँ पर भी नीचे में देखिए आप, ये आ रहा है लेकिन डाइवर्ज कर रहा है, इस टाइप से करना चाहिए था, लेकिन ये क्या कर जा रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो ये तभी ऐसा होता है, ये तभी ऐसा होता है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो आपका n लिखा हुआ है, ये जो आप n देख रहे हैं यहाँ पर सब, ये सब क्या है जी, ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो ये तभी ऐसा होता है कि अपना उल्टा काम करना शुरू कर देता है जब ये जो n1 है, मतलब जिस मीडियम में इसको रखा गया है लेंस को, n1, ये जो है जिस ग्लास से जो है, जिस मटेरियल से लेंस बना है उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा हो जाए। इसका मतलब कि n1 जो है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं n1, ये ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो Ng है इससे ज़्यादा होगा, तभी ऐसा करेगा। नॉर्मली अगर आप लेंस को हवा में रख दीजिएगा तो ये कन्वर्ज करने का काम करेगा, क्योंकि हवा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको म्यू या फिर n से भी लिखते हैं, है ना, ये 1 होता है। और जो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू जी, ये होता है 3/2, जो कि 1.5 ज़्यादा आता है ना। तब ऐसा होता है, तब ये कन्वर्ज करने का काम करता है। लेकिन डाइवर्ज करना कब शुरू कर देगा कि जिस मीडियम में इसको रखा जाए, जैसे मान लीजिए अगर आप लेंस को उठाकर पानी में डाल दीजिएगा तो ये उल्टा काम करना शुरू कर देगा,
क्योंकि पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू वाटर, ये होता है 4/3। भाई कितना होता है 1.3। नहीं, पानी में भी ये नहीं करेगा, उससे कम होता है। ज़्यादा वाला मीडियम में रखिएगा तब जो है क्या करना शुरू कर देगा, डाइवर्स करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब है कि पहला तो नहीं होगा, N1 N2 N3 नहीं होगा। दूसरा देखिए N1 और N2 बिल्कुल, ये जो आप N1 देख रहे हैं और बाहर में N2 देख रहे हैं, ये दोनों तो बराबर ही है जी, क्योंकि वही मीडियम है, तो ये दोनों तो बराबर ही होगा। लेकिन बोल रहा है कि N1 जो है वो छोटा होगा N2 से। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। सी देखिए N1 बराबर N2 और N2 बिल्कुल, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्या होगा कि N1 जो है ये Ng से बड़ा होगा और N1 और N2 क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। इन दोनों में थोड़ी कुछ अंतर है, ये दोनों तो सेम ही मीडियम है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी वाला। तो इस टाइप से हम लोग लेंस के क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये रहा आपका 10 पावरफुल इफेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स का। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब कर शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही ज़बरदस्त क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।